हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म द सक्सेस माइंड @ पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों पर, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को करेक्ट करने में काफ़ी भूमिका निभाएंगे, काफ़ी उपयोगी होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, बैंक हो, रेलवे हो या अदर कोई भी वनडे एग्जाम या अदर स्टेट एग्जाम जिसको आप क्रैक करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयार हैं अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए तो चैनल से जुड़िए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे पहले की वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो सभी इंपॉर्टेंट है। और आगे आने वाली वीडियो को भी छोड़िएगा नहीं, वो सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करें। पहला कह रहा है विलिरिका, सेमेरू, सिनाबंग, कुम्ब्रे विएजा। इन चारों को आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध करते हुए उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए कि कौन सा सही विकल्प होगा। तो अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले जो है वो आपका आएगा विलारिका। पहले विलारिका आएगा दोस्तों। विलारिका के बाद जो आएगा वो आएगा सेमरू। और सबसे पहले विलारिका आएगा, विलारिका के बाद कुमेरू आएगा, कुमेरू के बाद सिनाबंग आएगा दोस्तों। उसके बाद कुम्ब्रे विए जाएगा, यानी कि चारों लगातार हैं, क्रमबद्ध हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा ये आपको लगाना है। तो फटाफट से उत्तर लगाइए। चलिए दोस्तों, तो मिलाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यानी पहले का पहला हो जाएगा आपका, यानी कि सबसे पहले फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले आपका विलिरिका आएगा, विलिरिका के बाद कुम्ब्रे विएजा आएगा, और कुम्ब्रे विएजा के बाद जो आएगा वो सिनाबंग आएगा, उसके बाद सुमेरु आएगा। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। तो पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में। तो यही आपका उत्तर होगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है कि चूना पत्थर से बनी धाराओं में खनिज पदार्थों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। दूसरा कह रहा है कि घुलनशील चट्टानों के विघटन से निर्मित काष्ठ स्थलाकृति। तीसरा कह रहा है कि गुफा की छत से पानी टपकने से स्टेलेक्टाइट्स का निर्माण होता है। चौथा कह रहा है कि स्टेलेग्माइट नीचे की ओर बढ़ने वाला एक टीला होता है। तो चारों कथनों पर ध्यान दीजिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाइए। तो अगर हम पहले कथन की बात करें प्यारे दोस्तों, किसकी बात करें? अगर हम पहले कथन की बात कर लें तो पहला कथन क्या होगा? तो पहला कथन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। इसमें पानी में कैल्शियम कार्बोनेट घुलता है, इसलिए मिनरल कंटेंट कम नहीं ज़्यादा होता है। दूसरा कह रहा है घुलनशील चट्टानों के विघटन से निर्मित काष्ठ स्थलाकृति। तो ये सही हो जाएगा। गुफा की छत से पानी टपकने से स्टेलेक्टाइट्स का निर्माण होता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगर हम चौथे की बात करें तो नीचे से ऊपर बढ़ने वाली संरचना स्टेलामाइट होती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरा, तीसरा, चौथा आपके सी विकल्प में दे रहा है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश है जो अदन की खाड़ी से सटे हुए हैं? अदन की खाड़ी से कौन सटा हुआ है? यमन, सोमालीलैंड, सऊदी अरब, इरिट्रिया, जिबूती। ध्यान से देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। जो अदन की खाड़ी से सटे हुए देश हैं वो कौन से हैं? फटाफट से लगाइए। तो दोस्तों यमन सही हो जाएगा, सोमालीलैंड सही दिया गया है, जिबूती सही दिया गया है। सऊदी अरब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इरिट्रिया भी अलग हो जाएगा। जिबूती सही दिया गया है। यानी पहला, दूसरा और पांचवा सही दिया गया है, जो कि सी विकल्प में दे रहा है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो बाल्कन देशों का हिस्सा है?
पहला कह रहा है एस्तोनिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, लिथुआनिया, लातविया, रोमानिया। ध्यान से देखिए और तब उत्तर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो बाल्कन देशों का हिस्सा है? तो अल्बानिया, पहले बाल्कन जान लीजिए, ये साउथ ईस्ट यूरोप का मेडिटेरियन के पास है। सही देशों की अगर हम बात करें तो अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया, ये 3 देशों से लगती है। तो क्या हो जाएगा? अल्बानिया, अल्बानिया के बाद रोमानिया, और रोमानिया के बाद जो लगता है वो नॉर्थ मैसेडोनिया लगता है, मैसेडोनिया। यानी कि दूसरा, तीसरा, छठा आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बी विकल्प में दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बाकी का क्या है, ये सब गलत दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो नील नदी के बेसिन का हिस्सा है? नील नदी के बेसिन का हिस्सा है। तो नील नदी का बेसिन जो है ये अफ्रीका के कई देशों से होकर गुजरता है। यह उनकी भूमि को क्या करता है? ड्रेन करता है। तो इसमें दिया गया है बुरुंडी, रवांडा, इरिट्रिया, तंजानिया। आपको चारों में से बताना है कि कौन है सा देश है जो नील नदी के बेसिन का हिस्सा है। तो नील नदी के बेसिन का जो हिस्सा है वो बुरुंडी है, रवांडा है और तंजानिया है, पर इरिट्रिया नहीं है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये सही आ रहा है, जो कि सी विकल्प में है। तो सी विकल्प आपका उत्तर होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो तुर्की के साथ भूमि सीमा साझा करता है? आपका कथन दिया गया है अर्मेनिया, अजरबैजान, मैसेडोनिया, ग्रीस और मोल्दोवा। तुर्की किन देशों से बॉर्डर सीमा साझा करता है? तो देखिए, जो सीमा साझा करता है वो अर्मेनिया है, उसके बाद अजरबैजान है, उसके बाद ग्रीस है। बाकी मैसेडोनिया और मोल्दोवा ये नहीं होंगे दोस्तों। तो सही क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा सी विकल्प में दे रहा है, तो यही आपका उत्तर होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं जो अंटार्कटिका से संबंधित हैं? विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है कि वेंडेल सागर, लिंकन सागर, रोने आइस शेल्फ, थ्वाइट्स ग्लेशियर। तो सभी को ध्यान से देखिए और आपको बताना है कि कौन सी विशेषता है जो अंटार्कटिका से संबंधित है। तो इसमें वेंडेल सागर, रोने आइस शेल्फ और थ्वाइट्स ग्लेशियर ये शामिल है, लिंकन सागर शामिल नहीं है। तो पहला, तीसरा, चौथा इसका सही उत्तर होगा, जो कि डी विकल्प में दे रहा है प्यारे दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ओखोत्सक सागर पश्चिमी प्रांत महासागर का एक सीमांत सागर है। दूसरा कह रहा है कि एड्रियाटिक सागर इतावली प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करता है। तो दोनों कथनों पर विचार कीजिए और तब उत्तर लगाइए। क्या कह रहा है कि ओखोत्सक सागर जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्रियाटिक सागर इतालवी प्रायद्वीप को क्या करती है कि बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, जो कि सी विकल्प में दे रहा है, यही आपका उत्तर होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जलापुट बांध और बाली मेला जलाशय जो है ये सेमरू नदी पर है। दूसरा कह रहा है कि सिलेरू नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तीसरा कह रहा है कि जलापुट बांध जो है यह महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर स्थित है। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जलापुट बांध और बाली मेला जलाशय जो है ये सिलेरू नदी पर है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। सिलेरू नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सिलेरू जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, ये गलत हो जाएगा। जलापुट बांध महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर स्थित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला
केवल पहला सही है जो कि ए विकल्प में है, तो ए विकल्प आपका उत्तर होगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे वो बताना चाहूँगा आप सभी को कि ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस या अदर स्टेट एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हैं तो उन सभी को कवर करेगा, उन सभी को क्रैक करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, काफ़ी उपयोगी होगी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि देशों और उनकी राजधानियों से संबंधित निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। इंडोनेशिया का दिया गया है नुसंतारा, साइप्रस, निकोसिया, सेशेल्स, विक्टोरिया, बोत्सवाना, गैबोरोन दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों, इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई गई है नुसंतारा को। साइप्रस, निकोसिया ये भी सही है। सेशेल्स, विक्टोरिया सही है। बोत्सवाना, गैबोरोन बिल्कुल सही है। तो सभी सही है, तो सभी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यानी कि ए विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है कि निम्न पर विचार करें। पहला क्या दिया गया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा दक्षिण सूडान, तीसरा केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और चौथा लेबनान। आपको बताना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर उपरोक्त देशों का सही क्रम क्या है। तो अगर हम कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण सूडान, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और लेबनान, इन चारों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम वाइज करना है, यानी सीक्वेंस में बैठाना है और आपको उत्तर लगाना है। तो सबसे पहले आएगा कांगो लोकतांत्रिक, पहले क्या आएगा आप बताइए। सबसे पहले आएगा लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद आएगा केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, उसके बाद आता है दक्षिण सूडान और उसके बाद आएगा लेबनान। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा प्यारे दोस्तों सी में दे रहा है, तो सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित निम्नलिखित भौगोलिक स्थानों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भूमध्य सागर, दूसरा कैस्पियन सागर, तीसरा काला सागर। आपको बताना क्या है कि पश्चिम से पूर्व की ओर इन समुद्रों का सही क्रम क्या है। भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर। तो सबसे पहले भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के बाद आता है काला सागर और फिर आता है कैस्पियन सागर। प्यारे दोस्तों क्या आता है, कैस्पियन सागर आता है। तो आपका सही क्या होना चाहिए, पहला, तीसरा और दूसरा। पहला, तीसरा, दूसरा कौन से विकल्प में है, तो पहला, तीसरा, दूसरा ये आपके डी विकल्प में है, तो डी विकल्प आपका उत्तर होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आप गलत कर देते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है जो 99% एस्पिरेंट किया करते हैं। तो निम्नलिखित जल डलुमध्यों और उनके या उनसे जुड़े जल निकायों के युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जल डलुमध्य दिया गया है, दूसरे जल निकायों को जोड़ना दिया गया है। चलिए मगलन जल डलुमध्य की बात करें, अगर हम मगलन जल डलुमध्य की बात करें तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर बिल्कुल सही दिया गया है। बोस्पोरस जल डलुमध्य ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, सही है। सुंडा जल डलुमध्य जो है ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, ये भी सही है। फ्लोरिडा जल डलुमध्य ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो ये सभी सही हैं। तो क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा कि सभी जोड़ियाँ सही हैं। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है नयवाशा झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि यह तंजानिया और मलावी के बीच स्थित एक उथली मीठे पानी की झील है। दूसरा क्या कह रहा है कि यह जो झील है यह हाल ही की भूवैज्ञानिक संरचना से बनी है और विलुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखियों से घिरी हुई है। तीसरा कथन है कि यह झील जलकुंभी से प्रभावित हो रही है जिसने इसके बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। तो तीनों कथनों को ध्यान से देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए प्यारे दोस्तों और बताइए कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे हैं, आपके स्कोर कितने आ रहे हैं 25 में से। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही प्रश्न हो पाए हैं। पहला क्या है कि यह तंजानिया और मलावी के बीच स्थित एक उथले मीठे पानी की झील है।
समझ में आ रहा है दोस्तों क्या कह रहा है, या उथले मीठे पानी की झील है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कह रहा है यह झील हाल ही के भूवैज्ञानिक संरचना से बनी है, यह निष्क्रिय ज्वालामुखी से घिरी हुई है, बात बिल्कुल सही है। यह झील जलकुंभी से प्रभावित हो रही है जिसने इसके बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है सॉरी यह सही होगा। तो दूसरा और तीसरा सही है जो कि बी विकल्प में दे रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि समुद्री पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है कि समुद्री पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, पहला है कि पनामा नहर जो है ये अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। दूसरा कह रहा है कि सुएज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में पूरा हुआ और इसने यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यात्रा के समय को काफ़ी कम कर दिया। तीसरा कह रहा है कि जर्मनी में स्थित कील नहर दुनिया की सबसे व्यस्त कृत्रिम जलमार्ग है। और चौथा कह रहा है कि बोस्पोरस जलडरुमध्य एक प्राकृतिक जलमार्ग है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो चारों कथनों पर आपको विचार करना है। आइए देखते हैं। पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था और यूरोप और एशिया के बीच समुद्री यात्रा के समय को काफ़ी कम कर देता है, ये भी बात सही है। बस जर्मनी में स्थित कील नहर जो है दुनिया का सबसे व्यस्त कृत्रिम जलमार्ग है, ये भी सही है। बोस्पोरस जलडरुमध्य एक प्राकृतिक जलमार्ग है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, ये भी सही है। तो सभी सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा चारों, यानी सी विकल्प आपका उत्तर होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न पर विचार करें। पहला कह रहा है कि डेन्यूब नदी जर्मनी, हंगरी और रोमानिया सहित 10 यूरोपीय देशों से होकर बहती है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा कह रहा है कि नील नदी जो है ये युगांडा, सूडान और मिस्र से होकर बहती है। तीसरा कह रहा है कि वोल्गा नदी रूस और कजाकिस्तान दोनों से होकर बहती है। चौथा कह रहा है कि अमेजन नदी ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से होकर बहती है। तो सभी कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। पॉज करके आप उसका सही उत्तर लगाइए और तब कमेंट में उत्तर बताइए। तो बताइए प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। डेन्यूब नदी की बात किया जाए, डेन्यूब नदी जर्मनी, हंगरी और रोमानिया सहित 10 यूरोपीय देशों से होकर बहती है। नील नदी युगांडा, सूडान और मिस्र से होकर बहती है। वोल्गा नदी रूस और कजाकिस्तान दोनों से होकर बहती है। अमेजन नदी ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से होकर बहती है। तो देखिए पहला तो आपका सही है, नील नदी युगांडा, सूडान और मिस्र से होकर बहती है, ये भी सही है। वोल्गा नदी रूस और कजाकिस्तान दोनों से होकर बहती है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा भी आपका गलत हो जाएगा, अमेजन नदी ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से होकर नहीं बहती है। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील जो है पेरू, कोलंबिया से बहती है। तो आपका पहला और दूसरा सही है जो कि ए विकल्प में दे रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ज्वालामुखी गड्ढा जो आंशिक रूप से एक नए केंद्रीय शंकु से भर गया हो उसे क्या कहा जाता है। आपका विकल्प कह रहा है सील्ड ज्वालामुखी कहा जाता है, सोम्मा ज्वालामुखी कहा जाता है, समग्र ज्वालामुखी कहा जाता है, या फिर स्ट्रेटो ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी गड्ढा जो आंशिक रूप से एक नए केंद्रीय शंकु से भरा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब किसी ज्वालामुखी का क्रेटर आंशिक रूप से नए कोन से भर जाता है तो उसे सोम्मा वोल्कानो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोम्मा ज्वालामुखी कहा जाता है। तो बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है कि तिबेस्ती पर्वतमाला किस देश में स्थित है। लीबिया में स्थित है, चाड में स्थित है, सूडान में स्थित है, या फिर दक्षिण सूडान में स्थित है। तिबेस्ती पर्वतमाला किस देश में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें कि तिबेस्ती पर्वतमाला किस देश में है, तो देखिए मुख्य रूप से चाड में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो लीबिया में भी है। तो हम कह सकते हैं इसका सही उत्तर है तिबेस्ती पर्वतमाला जो है ये कहाँ स्थित है, चाड में स्थित है। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ली नदी किस देश में स्थित है? जापान में स्थित है, दक्षिण कोरिया में स्थित है, चीन में स्थित है या फिर वियतनाम में स्थित है? ली नदी किस देश में स्थित है? तो अगर हम ली नदी की बात करें, ली नदी जो है चाइना के गोनेक्सी रीजन में है, गुलियन एरिया फेमस है। तो उत्तर हो जाएगा ली नदी किस देश में स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। तो आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काकेशस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? त्रिचमीर पर्वत, इकानागुआ पर्वत, एल्ब्रस पर्वत या फिर मैकेंसी पर्वत? काकेशस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काकेशस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एल्ब्रस पर्वत। क्या नाम है? एल्ब्रस पर्वत। सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम त्रिचमीर पर्वत की बात करें तो ये हिंदुकुश पर्वत की ऊंची चोटी है। अगर हम अकाकागुआ की बात करें तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें मैकेंसी पर्वत की तो ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।